नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन बिहार के हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार थिएटर में आप सभी का मैं अमरीन हुसैन एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में बिहार थिएटर में हम बिहार के रंगमंच की बात करते हैं, बिहार के रंगमंच से जुड़ी गतिविधियों पर चर्चा करते हैं और बिहार के रंगमंच से जुड़ी मशहूर शख्सियतों से आपको मुलाकात करवाते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम मंच पर अमित रोशन जी, जो एक कंटेम्प्रेरी इंडियन थिएटर के मंचे हुए युवा कलाकार हैं। तो अमित जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आपको बता दें कि अमित जी एक पीएचडी स्कॉलर भी हैं थिएटर में और इसके साथ ही उन्हें बिहार सरकार द्वारा भिखारी ठाकुर युवा कलाकार पुरस्कार से 2015 में नवाजा भी गया था। तो अमित जी से चर्चा आगे बढ़ाएंगे और बातचीत शुरू करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास है बिहार थिएटर के बारे में भी और उनके जुड़े अनुभवों से भी। तो अमित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत 96 में मैं रंगमंच से जुड़ा। मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक बिहार के बेगूसराय ज़िले के मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आता हूँ और किसान का बड़ा बेटा हूँ जी। 1988 में हम जब पढ़ रहे थे क्लास 8 में, तो मैंने पहली फिल्म देखी थी बलराज साहनी साहब का 2 बीघा ज़मीन। वो एक अट्रैक्शन हुआ कि जब उनके बारे में जाना कि मुझे रंगमंच और सिनेमा करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं रंगमंच में आने का जो पहला सीढ़ी कह सकते हैं, तो मुझे वहीं से आकर्षित किया और हम रंगमंच की ओर आए। 96 में जब बेगूसराय की एक रंग संस्था नाटक बाबूजी का मंचन कर रही थी, तो वहीं के एक अब स्वर्गीय हो चुके हैं राम विनय जी, उनके माध्यम से मैं उस संस्था से जुड़ा और वो कल्चरल रिसर्च सेंटर बेगूसराय नाम हुआ करती थी और पहली बार मुझे अभिनय करने का मौका उस बाबूजी नाटक में मिला। कैसा अनुभव हुआ आपको पहली बार जब आप नाटक करने के लिए उतरे मंच पर? तो कैसा अनुभव रहा होगा और उसी वक्त क्या आपने तय कर लिया था कि अब मुझे थिएटर की तरफ ही बढ़ना है? नहीं, जैसे उससे पहले हम लोग ग्रामीण परिवेश से थे जी। और गांव में जो दुर्गा पूजा छठ के अवसर पर नाटक होते हैं जी। मैं उसमें भाग लेता था। जी। लेकिन आधुनिक रंगमंच क्या होता है ये नहीं पता था। तो राम विनय जी के माध्यम से जब उसमें जुड़ा और पूर्वाभ्यास लगभग 2-3 महीने तक चलते रहे, तो मुझे रंगमंच की बारीकियों से अवगत होने का मौका मिला और कहीं ना कहीं वो पहला नाटक मुझे ये कर गया कि मुझे इसी क्षेत्र में रहना चाहिए। और अगर सिनेमा का भी थोड़ा सा आकर्षण था कि सिनेमा में जाना है तो सीखने का एक माध्यम यही हो सकता है कि मैं किसान परिवार से हूँ, ज़्यादा दूर जाके मुंबई या ये सब स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं। तो बाबूजी में जो पूर्वाभ्यास का दौर चला और नाटक की प्रस्तुति हुई, तो निश्चित रूप से वो एक मन में या करियर के प्रति जो डिसीजन होता है वो आ गया कि मुझे रंगमंच ही करना है। जी। तो जब आपने फैसला कर लिया कि आपको अब रंगमंच की दुनिया में ही कदम बढ़ाना है और इसी में सफलता प्राप्त करनी है, इसी में नाम बनाना है, तो क्योंकि आप एक ऐसे परिवेश से हैं, बिहार में रहते हैं और बिहार का एक परिवेश रहा है कि जब आप ऐसा फैसला लेते हैं कि आपको रंगमंच करना है या थिएटर करना है, तो परिवार का क्या प्रतिक्रिया थी? परिवार में मेरे पिताजी थे और मैं बड़ा बेटा था, तो निश्चित रूप से किसान परिवार में और रंगमंच की ओर आना। जी बिल्कुल। तो मेरा गांव रामदीरी जो है बेगूसराय के गंगा किनारे अवस्थित है और हर 2-4 साल पे गंगा के कटाव के कारण पलायन करना पड़ता है। तो एक किसान परिवार के लिए ये बहुत ही कठिन परिस्थिति थी जो निर्णय मैंने लिया और मेरे पिताजी को पता भी नहीं था कि रंगमंच है क्या, ये क्यों उसमें जा रहा है। तो आसपास के लोग कुछ बोल देते थे जो निगेटिव बोलते थे, तो मैं उन्हें समझाया करता था। अंतिम में उन्होंने मुझे स्वीकृति दी कि अगर तुमको अच्छा लगता है तो तुम करो, लेकिन एक सलाह हमेशा रहता था कि देखना कहीं नौकरी मिल जाए, जो एक किसान परिवार में होता है। तो मेरे पिताजी भी की इच्छा थी और जब मैंने रंगमंच से शुरुआत किया तो 96 4 साल कब गुजर गए मुझे पता नहीं चला।
उस बीच में 97 में मैंने सैया भय कोतवाल किया और मराठी नाटककार बसंत सबनीस के द्वारा लिखा गया ये नाटक करप्शन पे आधारित है, सैया भय कोतवाल। उसमें मुझे मेन किरदार मिला, हवलदार का कैरेक्टर, और वही नाटक ने मुझे एक अभिनेता के रूप में बेगूसराय में रंगमंच में स्थापित कर गया। उसके बाद तो सबसे उदास कविता, चांद जमीन का टुकड़ा और मैं कई नाटक किए। 2001 में बिहार में संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली का एक वर्कशॉप लगा, युवा रंगकर्मी नाट्य कार्यशाला 2001 पटना में, और पूरे बिहार से 30 युवा लड़के लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें मेरा भी चयन हुआ था। और उसके निदेशक थे उस समय हमारे बिहार के आधुनिक रंगमंच के जनक जिनको कहते हैं, और हम लोग प्यार से गुरुदेव भी कहते हैं, श्री सतीश आनंद। तो उनका जब सान्निध्य मिला, बेगूसराय में सिर्फ नाम सुना करता था, और जब यहाँ 30 दिनों के लिए आया तो अलग अलग रंगमंच के जो आयाम हैं उनके गुरु स्वर्गीय वी कारंत संगीत के लिए, सतीश आनंद निर्देशन और अभिनय के लिए, सुमन कुमार जो भी SNA दिल्ली में उप सचिव हैं ड्रामा, महेंद्र कुमार, प्रतिभा अग्रवाल जैसे बड़े नाम, प्रसन्ना जी जो बंगलुरु में अभी रहते हैं, बड़े नाम हैं। तो इन लोगों का, देवेंद्र राज अंकुर, JN कौशल जो स्वर्गीय हो चुके हैं, निरंजन गोस्वामी, माइम के, मतलब अलग अलग आयाम के सारे गुरुदेव का सानिध्य मिला। और वो 2001 जो है वो अंतिम फैसला था कि नहीं, मुझे रंगमंच ही करना है और इसी क्षेत्र में जाना है। इसी ने आपको आगे बढ़ाया और आपने सोचा कि आपको करियर इसी में बनाना है, इसी में देखना है। क्या कुछ चुनौतियां रही होंगी अमित जी, क्योंकि जब हम थिएटर की बात करते हैं तो उसकी शुरू से चुनौतियां रही हैं अपनी, और आज भी वो बरकरार हैं। मैंने पहले बताया कि मैं किसान का बेटा था और मेरी पढ़ाई चल रही थी। मैं पटना यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन कर रहा था, इसलिए कि नाटक में टाइम देने के कारण फिर अलग से क्लास करने का टाइम मिलता नहीं था। तो सोशियोलॉजी ऑनर्स था, 95 to 98 बैच। तो एक साल छोड़ के मैंने 2000 में ग्रेजुएशन करके क्लियर हो गया था। और 2001 के वर्कशॉप के बाद कठिनाइयाँ थी ही, क्योंकि मुझे पटना छोड़ के जाना पड़ा। बेगूसराय में नाटक कर रहे थे, तो गार्जियन का जो आर्थिक पक्ष था वो कमज़ोर था, तो मुझे जीविकोपार्जन के लिए छोटे छोटे पार्ट टाइम जॉब करने पड़ते थे। तो उस दरमियान मैं पटना के यहाँ से दवाई खरीद के और वहाँ के छोटे छोटे दुकानों में दे के उससे अपना जीविकोपार्जन करता था, ताकि मुझे गार्जियन पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े और उन्हें ये ना लगे कि ये क्या कर रहा है, अलग से खर्च भी देना पड़े। तो वो करते हुए मैंने रंगमंच को आगे बढ़ाया और रंगमंच में प्रयास किया कि जितना दूर जा सके। तो एहसास हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ साइड में करना पड़ेगा, नहीं तो हमको किसी दिन जब पारिवारिक जिम्मेदारियां होगी तो हमें छोड़ना पड़ेगा। उसी दौरान मैं नेहरू युवा केंद्र में एक राष्ट्रीय सेवाकर्मी का पद हुआ करता था और 2001-2 में 700 रुपये मासिक मिलता था। मैंने उसको ज्वाइन कर लिया कि ये मिलेगा तो इससे मेरा खर्चा चल जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को, फिर किसान परिवार से थे, ये दोनों जब दवाई वाला में टाइम ज़्यादा लगता था तो उसको छोड़ना पड़ा। फिर मैंने एक डेयरी शुरू किया और डेयरी का काम करते हुए मैंने रंगमंच में आगे बढ़ा। कैसे देखते हैं अमित जी उन संघर्षों को आज जब आप याद करते हैं, और उन संघर्षों ने कितना तराशा आपको? वो जो एक ताकत, जो एक एनर्जी होती है उन संघर्षों के बाद की, वो आपने अपने अभिनय में किस तरीके से उतारी? जी, वो एक जुनून हो गया था और अंतिम फैसला था कि मुझे रंगमंच ही करना है। तो गार्जियन पे डिपेंड नहीं थे, तो मैं पूरा का पूरा टाइम रंगमंच को देता था और प्रयास करता था कि मेरा जो बिजनेस है वो चलते रहे, तभी हम इसमें काम कर पाएंगे। लेकिन एज ए अभिनेता ये लग रहा था कि हमें ग्रुप में ज़्यादा दिन सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, तो मैंने निर्देशन भी और एक आयोजक की भूमिका भी शुरू किया कि ग्रुप में लीडरशिप होना ज़रूरी है। और लीडरशिप करते हुए मैंने नाटक में अभिनय करने के साथ साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन करता था। उसके लिए पब्लिक से कंट्रीब्यूशन लेने के लिए भी उनके पास जाते थे। तो इस तरह से रेगुलर थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम आ चुके थे, जिसके कारण मेरे सारे जो पार्ट टाइम थे वो बंद हो गए और कंप्लीट मैं इसमें आ गया। तो 2009 तक मैंने कंप्लीट थिएटर को एज ए अभिनेता किया। फिर साथ में मुझे लग गया था कि मुझे कहीं ना कहीं से प्रशिक्षण की ज़रूरत है।
जी। और मुझे जाना चाहिए। जी हाँ, ये पूछना चाहेंगे आपसे, आपने पीएचडी स्कॉलर जी, जी। भी हैं आप, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से आपने जी। पीएचडी की हुई है थिएटर में। जी। कैसे देखते हैं आप कि कितना बदलाव, कितना अंतर आया आपकी अदायगी में, आपकी समझ में, परख में, और कितना ज़रूरी होता है एक कलाकार के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड होना? जी, बहुत ज़्यादा का अंतर है। जब हम बेगूसराय में कर रहे थे, पटना से लोगों के साथ सानिध्य में आके मैंने किया, लेकिन मुझे ये मलाल हो रहा था कि मुझे कहीं से प्रशिक्षण लेना चाहिए। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी भरा और इंटरव्यू में मैं असफल रहा। जी। दूसरी बार जाने के बाद क्या है कि वहाँ थोड़ा सा हो सकता है, मैं इसमें नहीं कहूँगा कि मराठी हिंदी का जो चलता है इसके कारण भी हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो किसी ने मुझे बताया कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अपने राज्य में हमारे पास अभी भी एक एलन मिथिला यूनिवर्सिटी जो है उसके पास नाटक के हैं कोर्स, लेकिन और नहीं उपलब्ध है। तो मुझे कहीं ना कहीं जाना था, तो हैदराबाद विश्वविद्यालय का मैंने एंट्रेंस दिया लिखित और इंटरव्यू। साक्षात्कार में अपने बिहार से पद्मश्री से सम्मानित और बिहार के पहले रंग निर्देशक जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के भी निदेशक रहे, और आज का जो भारत रंग महोत्सव या जश्न बचपन की शुरुआत करने वाले और दिल से गुरुदेव श्री राम गोपाल बजाज जी वहाँ बोर्ड के चेयरमैन थे। उनका सवाल था कि 2000 किलोमीटर दूर बिहार से आके क्यों? तो मेरा कहना था कि सर अब मेरे पास एनएसडी का उम्र नहीं है और मैंने अपने को स्टेबल किया है, तब फिर हम पढ़ने आए। तो आप सोच सकते हैं कि 95-98 में जिसका ग्रेजुएशन हो और 2009 में वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाए तो निश्चित रूप से उम्र का एक पड़ाव चला जाता है। इस बीच में मेरे एक साथी ने मुझे आईटीआई खोलने की तरफ मुखातिब किया और उनके सहयोग मार्गदर्शन में तब तक हम क्या कि मैं खोज रहा था, शुरू से बिजनेस करता था, तो रंगमंच में जीने के लिए हम चाह रहे थे कि कोई एक साइड काम करें। तो बहुत ही कर्ज और ये लेके मैंने एक आशीर्वाद आईटीआई करके इंस्टीट्यूशन खोला और बेगूसराय का पहला इंस्टीट्यूशन था जिसने मुझे आर्थिक पक्ष से सबलता प्रदान की और 7-9 में खोल करके अच्छा चल रहा था। और मैं 2009 में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 3 साल की डिग्री होती है वहाँ एमए की, अमूमन सब जगह 2 साल की है, उस 3 साल में एडमिशन लिया। तो बजाज सर का क्वेश्चन था कि तुमने तो बिजनेस छोड़ के आया, तुम कितना दिन यहाँ कैसे रहोगे, अगर हॉस्टल नहीं मिला तो क्या करोगे? हम कहे सर मैं अब सक्षम हूँ, अगर विश्वविद्यालय ने मुझे हॉस्टल नहीं दिया तो मैं फ्लैट लेके रहूँगा बगल में और ये प्रशिक्षण में 3 साल करूँगा। तो निश्चित रूप से हैदराबाद 3 वर्षों का जो प्रशिक्षण था उसमें सर थे बजाज सर, इधर जस्ट कुछ दिन पहले स्वर्गवासी हो गए प्रोफेसर मोहन महर्षि जो दोनों बैचमेट थे, और भारतीय रंगमंच के एक बेहतर अभिनेता पूर्व निदेशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्रोफेसर मोहन महर्षि के साथ साथ नौशाद, प्रोफेसर बी अनंत कृष्णन, राजीव बेलीचेट्टी, डॉक्टर सत्यव्रत राउत जैसे लोगों के साथ, क्योंकि ये परमानेंट फैकल्टी थे वहाँ, इनके साथ साथ लंदन, नॉर्वे, बांग्लादेश से आए हुए प्रशिक्षकों के सानिध्य जो मिला, मुझे एक बड़ा कैनवास, मेरी सोच को बड़ा कर दिया। और उसका प्रतिफल हम बताना चाहेंगे कि 2010 से मैंने 9 में एडमिशन लिया और 10 से आशीर्वाद राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन बेगूसराय में शुरू किया। उसमें 5 राज्यों के नाट्य दल को मैंने आमंत्रित किया था, और उसी का प्रतिफल है कि 2011 में मैंने हिंदुस्तान के रंगमंच का अगर बेहतर डिजाइनर, बेहतर निर्देशक के तौर पे लोग जानते हैं, जिन्होंने पद्मश्री लौटाया था, श्री रतन थियाम, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, और एक छोटा सा गांव से निकला हुआ व्यक्ति अगर 2011 में रतन थियाम को बेगूसराय आमंत्रित कर लेता है, ये मेरे लिए आज भी देखिए मेरा रोया खड़ा होता है कि रतन दा के नाम पे, कि मैंने एक बार बिना किसी के माध्यम से उनको आमंत्रित किया और वो आए। इब्सन का नाटक था व्हेन वी डेड अवेकन, और इतनी शानदार प्रस्तुति रही और वो कारवां आज भी जारी है। और 2016 में बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव मैंने बेगूसराय में आयोजित किया। ये देन हैदराबाद का था। तत्कालीन जिलाधिकारी जो कला की बहुत ही मानने वाली, अभी वर्तमान में कला संस्कृति युवा विभाग की स्पेशल सेक्रेटरी श्रीमती सीमा त्रिपाठी जी उस समय थी, उनका भरपूर सहयोग
और सत्यप्रकाश मिश्रा जो स्वर्गीय हो गए, निदेशक कला संस्कृति विभाग में थे संस्कृति के, इन लोगों का सहयोग था कि हमने नॉर्वे, ताइवान, फिलीपींस, बांग्लादेश के नाट्य दल को बेगूसराय में आमंत्रित किया और उसको कोऑर्डिनेट किया। तो ये रंगमंच का प्रभाव, रंगमंच का जुनून और एक सर्किल हैदराबाद विश्वविद्यालय ने दिया। तो 2009 से 12 करके हमने 12 में पास आउट हुआ और फिर बेगूसराय में रंगमंच कर। अमित जी, आपने डायरेक्शन में भी हाथ अपनाया और अभिनय से डायरेक्शन की तरफ आप बढ़े। आपने कई सारे नाटकों का निर्देशित किया, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। भारतीय रंगमंच में खास करके अपने यहाँ एक अभिनेता के तौर पे कुछ दिन काम करने के बाद उसे निर्देशन की तरफ जाना मजबूरी होता है कि अगर हम रंगमंच कर रहे हैं तो यहाँ प्रोफेशनलिज्म का जो चाहिए वो है नहीं, जो फॉरेन में है कि वहाँ थिएटर को प्रोफेशनली देखते हैं, हर विधा का अलग अलग लोग है, फंडिंग है। हमारे यहाँ एक निर्देशक को सारा चीज़ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जगह भी तलाशनी है, आर्टिस्ट भी तलाशना है, पैसे भी खोजने हैं, मंच खोजना, मतलब सारा चीज़ वही करेगा। तो निर्देशक बनना भी मजबूरी होता है और धीरे धीरे लोग सोचते हैं कि अभिनय से हम ट्रांसफ़र होकर इसको करें। मैंने भी वही किया अभिनेता के तौर पर धीरे धीरे आने के बाद, और 3 साल में मुझे स्पेशलाइजेशन मिला डायरेक्शन में, जो मैंने वहाँ ब्लड एंड लाइफ किया था, और 12 के बाद मैं सिर्फ निर्देशन कर रहा हूँ। जी, आपने कई सारे जो नाटक हैं उनको निर्देशन किया, तो एक डायरेक्टर के तौर पर भी आपकी पहचान बनी होगी। एक डायरेक्टर के तौर पर आपने काम किया, तो ब्लड एंड लाइफ, 2 विमेन, मकबरे का रखवाला, ये सारे जो नाटक आपने किए, तो कैसा अनुभव रहा? अच्छा है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय के हिसाब से मैंने नाटक किया है। ब्लड एंड लाइफ उस समय जो 26/11 वाली घटना हुई थी, उसको लेके हमने किया था कि हर जगह कहीं ना कहीं आज यहाँ दंगा, कल वहाँ ये बम विस्फोट। तो इस पे मैंने हैदराबाद में ब्लड एंड लाइफ की, ब्लड के बिना जीवन नहीं है, अगर ब्लड निकल गया तब भी हम डेड हो जाते हैं। तो उसके कॉन्सेप्ट मैंने डिवाइस किया था, कलाकारों से इम्प्रोवाइजेशन कराया था। जो द व्हाइट हैंड्स की मैं बार बार चर्चा करता हूँ, वो मेरा हार्ट के बहुत करीब है। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, मैंने 5 अभिनेताओं से पूरे पेपर कटिंग को पढ़वाया 1 महीने और फिर उनसे इम्प्रोवाइज कराया। तो कॉन्सेप्ट निकला कि एक लड़की का बर्थ टू डेथ जो स्ट्रगल है लाइफ का, उसको मैंने उस नाटक में और अंगिका भाषा में दिखाया। कोई हिंदी नहीं थी, जो लोकल लैंग्वेज है बेगूसराय के आसपास एरिया का, उस लैंग्वेज में लड़की जन्म लेती है, बड़ी होती है, तो पारिवारिक थोड़ा सा उस पर छोटे तक ठीक है, लेकिन उसके बाद उस पर दबाव बढ़ने लगता है कि ऐसे रहो ऐसे रहो। बेटा को कोई नहीं कहता है, लेकिन बेटी को जरूर कहता है कि यहाँ नहीं जाओ, शाम के बाद नहीं जाओ। तो इन सारी चीज़ों को, और जब लड़कियों की शादी होती है, बिक्री होती है, जो भी स्ट्रगल है, तो टिल डेथ जो उसका एक माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, वो सारे तथ्यों को मैंने सिंबॉलिक दिखाया। इसीलिए उसका नाम है द व्हाइट हैंड्स, कि एक लड़की जो हमारे घर की होती है और जब रेप की घटना होती है तो कितनी विभत्सता और कितना उसको दर्द होता है, कितना झेलना होता है, और सोसाइटी कुछ दिनों के बाद फिर से भूल जाती है, कैंडल जला के फिर। तो द व्हाइट हैंड्स वही है। तो वाइट हैंड आपके बहुत करीब है। दर्शकों, द वाइट हैंड एक ऐसा नाटक है जिसको खुद उन्होंने, अमित जी ने निर्देशित भी किया है। उसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। प्रकाश को देखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। नौका पानी की भाव के साथ बढ़ी जा रही। कुछ दिन तो तुम एते भगल छो। मकबरे का रखवाला का आपने जिक्र किया। मकबरे का रखवाला भी आपके काफ़ी करीब है और उसको आपने निर्देशित किया है। जी। कुछ अनुभव उसके साझा करें हमारे साथ। हाँ, मकबरे का रखवाला जो है हिंदी रूपांतरण है, जिसे संगीता गुंदेचा ने किया है, उदयन वाजपेयी दोनों मिलके। और ये फ्रांस काफ्का का नाटक है, और उन्होंने द वार्डन ऑफ द टॉम की एक कॉन्सेप्ट है कि एक घर है, बहुत पुराना हो चुका है और कई पीढ़ियाँ
जो गुजर गई और आज मेरे ऊपर है, लेकिन हमारे पूर्वजों को ये पता है या वो चाहते हैं कि ये अच्छे से चलता रहे। तो ये किसी भी घर का कॉन्सेप्ट है, मैंने उसको वहाँ से लिया कि हमारे बाप दादा जरूर ये सोच के जाते वक्त भी कॉन्सेप्ट में रहता है कि कम से कम बेटा मेरा अच्छा चले, बेटी मेरी अच्छी चले। तो वो बार बार सपने में आते हैं। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि ये हम कर सकते हैं और इसको भारतीय मतलब अपने कल्चर से अपने हमारे यहाँ की जो कुछ समस्याएं हैं उसको उसके साथ जोड़ के नाटक करें। तो मैंने मकबरे का रखवाला किया जिसमें मेरी बेटी भी अभिनय की थी और बहुत अच्छा रहा। मैंने पटना में किया, बंगाल में किया, आसाम में किया। 1 घंटे 20 मिनट का नाटक है, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। तो मकबरे का रखवाला जिसका मंचन कई जगहों पर कई राज्यों में बिहार के अलावा किया गया, उसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। खिड़की से चीखते हैं और वे कहे हम लोग एक दूसरे में गुथे हुए, वे इतने नहीं। मुझे उनका रोना सुनाई आपने जिक्र किया अमित जी चांद ज़मीन का टुकड़ा और मैं, ये भी काफ़ी ख़ास रहा आपके लिए। हम चाहेंगे कि दर्शकों के सामने हमारे जो दर्शक हैं जो इस वक्त देख रहे हैं डीडी बिहार पर आपको, उसकी कुछ संवाद आप उनके साथ सुनाएं। मेरा नाम अर्पित सरकार है, मैं सर्वोदय में 10वीं में पढ़ता हूँ। मैंने काली को बताया था कि आनंद का मर्डर मैंने ही किया है, जो कि सच है। तो बुल्लूदा के लाइफ का सवाल था, इसीलिए मुझे वह करना पड़ा। परसों दोपहर बुल्लूदा ने बुलाकर मुझे कहा, पित्तू लतिका नहीं मिलेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तू चाहे मुझे मार डाल या उसे खत्म कर दे। मैंने कहा इसमें इतना सोचने का क्या है, उसने जो जगह बताई मैंने वहीं पे मारा उसको। अरे आप खुद सोच कर देखो, एक लड़की आपसे रोज मिलती है, घंटों साथ रहती है, सिनेमा भी जाती है, फिर एक रोज उसको चिट्ठी दी जाती है, प्रेम पत्र। अरे खुद मैं देकर उसको आता हूं। पहले तो नखरे करती है, फिर रख लेती है, दूसरे दिन चिट्ठी वापस कर दी जाती है दादा को। दादा खून का घूंट पीकर रह जाता। अब आप ही सोचकर देखो इस पे गलती किसकी। बहुत कमाल अमित जी, जो आज के युवा निर्देशक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि समाज की समस्याओं को, क्योंकि रंगमंच अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, तो जो समाज की समस्याओं को लेते हुए और पूरे समर्पण के साथ रंगमंच करें, रंगमंच में जगह तलाशें, और जब आप समर्पण के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से मुकाम मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम मंच पर आने के लिए अमित जी। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थे अमित रोशन जी, जो कंटेम्प्रेरी इंडियन थिएटर के मंचे हुए कलाकार हैं, जिनको भिखारी ठाकुर युवा कलाकार 2015 सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। और इसके अलावा उन्होंने कई सारी उपलब्धियां हासिल की, जिसके बारे में आपने अभी अभी सुना। तो इस तरीके के प्रोग्राम जिनसे आप बिहार के रंगमंच, बिहार की संस्कृति और यहाँ की परंपरा के बारे में जानते रहेंगे, हम आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आगे भी आप बिहार थिएटर के इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।